फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, ये आर एस मेंस 2016 की मेरी कॉपी है और इसमें ज्योग्राफी का सेक्शन देखते हैं कि किस तरह से लिखते हैं तो कितने मार्क्स मिलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है राजस्थान में भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब मैंने इसमें क्या क्या लिखा देखिए। भील जनजाति राज्य की प्रमुख जनजाति है। भील शब्द व्हील शब्द से बना है जिसका अर्थ है तीर कमान। एक पिछड़ी हुई जनजाति जिसका समकेंद्रण अरावली के दक्षिणी भाग में है। मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा में निवास करने वाली इस जनजाति की प्रथाएं, परंपराएं, उपासना पद्धति में बहुत ही ज़्यादा विशिष्टता है। भीलों के घरों को टापरा कहा जाता है तथा मोहल्लों को फला कहा जाता है। इनका पंचायत प्रमुख पटेल कहलाता है। इसके बाद भीलों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन है। ये जंगलों से प्राप्त वनोपजों को अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। सामाजिक स्तर पर इनमें बड़ी गजब की एकता पाई जाती है। इस एकता का प्रतीक है हमेलो। इनमें बहुत सी कुप्रथाएं व्याप्त है, जैसे बहुविवाह, नातरा प्रथा आदि। इनमें एक विचित्र विवाह पद्धति है जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है सरकार द्वारा इस जनजाति को समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयासों में और बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि इनके सांस्कृतिक प्रतिमान बरकरार रहते हुए भी इन्हें आधुनिकता के करीब लाया जा सके। अब ये कुछ मैटर मैंने इसमें यूज़ किया था। इसमें मुझे 10 में से 5 नंबर मिले हैं जो अच्छे नंबर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तटीय मैदानों को उप विभागों में विभाजित कीजिए, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए, शुरुआत किस तरह से की। भारत की भौगोलिक अवसंरचना बड़ी विचित्र विषम है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर हिमालय चोटियां और पश्चिम में थार का मरुस्थल है। भारत के तटीय मैदानों की मुख्य रूप से 2 उप विभागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब इनके कुछ विशेषताएं, ये भारत का मैप बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान में यह महानदी से कन्याकुमारी तक फैला है। ये काफ़ी चौड़ा मैदानी प्रदेश है। इधर लिखा है यह ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह काफ़ी संकीर्ण मैदानी प्रदेश है। इसके बाद यह नदियाँ डेल्टा निर्माण करती है, इसलिए यहाँ नौकायन संभव है। यहाँ पर नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती है, इसलिए नौकायन संभव नहीं। बहुत ही समतल सपाट, ये बहुत कटा-फटा मैदान। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ मैदानी प्रदेश, कम उपजाऊ मैदानी प्रदेश, कपास, धान की खेती, चाय, कॉफ़ी, कहवा की खेती। अब इसमें मुझे 4.5 नंबर मिले हैं जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मीडियम मार्किंग है। अगला सवाल है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण एवं औद्योगिक उपयोग के बारे में लिखिए। मैंने इसमें लिखा था कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की जमावट बीकानेर के बरसिंहसर, पलाना, हरकासर आदि स्थानों पर है। इस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जिसका एक संयंत्र गिरल में भी स्थापित है। बहुत कम मैटर यूज़ किया, सिंपल तरीके से लिखा, फिर भी मुझे 5 में से 2.5 नंबर मिले हैं जो कि अच्छे नंबर है। और ये राजस्थान का मैप बना है जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, बहुत नॉर्मल मैप है। और इसमें लिग्नाइट का जमाव क्षेत्र बताया मैंने, मुझे 2.5 नंबर मिले। हालांकि 3, 3.5, 4 नंबर इसमें ला सकते थे, लेकिन मैंने ज़्यादा फैक्ट्स इसमें यूज़ किए नहीं। आगे ये सवाल था कि भूगर्भिक समय सारणी पृथ्वी के उनको पूरा बताना था। क्वेश्चन मैंने आगे नहीं बताए। अब इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है। महाकल्प, आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजॉइक, पेलियोजॉइक, मिसोजॉइक, सीनोजॉइक और नियोजॉइक। अब इसमें लिखते हैं ये प्री कैम्ब्रियन युग, और इनकी आयु भी मैंने लिख दी है कि 6 अरब वर्ष पूर्व था ये, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व, 59 करोड़ वर्ष पूर्व, 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व और 4 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्युग। फिर लिखा आर्कियोजॉइक और प्रोटेरोजॉइक को प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान ग्रेनाइट व सोने, लोहे की चट्टानें मिली। पैलियोजॉइक प्राथमिक युग था। इस समय जीव की उत्पत्ति आदि सागर में हुई। मिसोजॉइक द्वितीयक युग था जो 5 कल्पों में विभक्त था। वो 5 कल्प कौन से थे? ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पार्मिनियन। यह युग स्थलचरों व मत्स्य
का युग था। इसके पश्चात सिनोजोइक महाकल्प जो कि तृतीय युग था। यह महाकल्प 3 कल्पों में विभक्त था, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। इस दौरान हिमालय ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। चतुर्थ युग के रूप में नियोजोइक महाकल्प आता है जो प्लायोसीन मायोसीन कल्पों में विभक्त है। यह हिमचादरीय युग था। इस प्रकार आज से 6 अरब वर्ष पूर्व भूपटल का निर्माण हुआ जो वर्तमान तक जारी है। इसमें मुझे 4 नंबर मिले। हालांकि काफ़ी फैक्ट्स इसमें यूज़ किए थे मैंने, फिर भी मुझे 4 नंबर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून पर ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने इसमें लिखा यह दक्षिण प्रशांत महासागर में घटित होने वाली अल नीनो घटना के ठीक विपरीत घटना है जिसकी सक्रियता भारत के मानसून की सुखदायी स्थिति की सूचक है। ला नीना प्रभाव में पश्चिमी भारत में उच्च ताप व कम वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत हिंद महासागर पर निम्न ताप व उच्च वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। फलस्वरूप हिंद महासागर से दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं आर्द्रता ग्रहण कर दक्षिण पश्चिम की तरफ से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर भारत में पर्याप्त वर्षा करती है। अब इसमें मुझे 5 में से 2.5 नंबर मिले। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों की अवस्थिति, नाम व महत्व को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें मैंने लिखा सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो व 5वीं झील मुझे याद नहीं आई थी। ये झीलें कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। ये दुनिया का सबसे वृहद, स्वच्छ व ताजे पानी का स्रोत स्थल है। इसके आसपास विश्व के प्रसिद्ध व्यापारिक स्थलों की जमावट है जो इसकी स्थिति की महत्ता को प्रदर्शित करती है, जैसे डेट्राइट, कार उद्योग आदि। ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया था मैंने, झीलों के नाम बताए, उसमें एक झील छोड़ भी दी मैंने और इतने ज़्यादा महत्व नहीं बता पाया। मुझे 1.5 नंबर मिला है 5 में से। अब ये क्वेश्चन था कि भारत की BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने गलत ही कर दिया, फिर भी मुझे 2 नंबर मिले, पता नहीं क्यों। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ न कुछ लिख के आना चाहिए। पता नहीं कब एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा अलग हो जाए और आपको मार्क दे दे। इसमें देखो मैंने लिखा है कि यह गंगा दोआब का क्षेत्र है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत निम्न दाब केंद्र का निर्माण होता है जिससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा व बंगाल खाड़ी शाखा दोनों से लाभान्वित होता है। इसी वजह से यहाँ पर घने वृक्षों की जमावट है। जलोढ़ मिट्टी की वजह से ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब बिल्कुल बेतुका मैंने आंसर दिया था, फिर भी मुझे 5 में से 2 नंबर मिले हैं, पता नहीं क्यों दिए उन्होंने। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था, भारत के कौन से क्षेत्र शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं। मैंने लिखा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में मावट के रूप में। कोरोमंडल तट पर यह वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है। इसमें मुझे 2 में से 1 नंबर मिला है। फिर पूछा था कि राजस्थान के मुख्य अधात्विक खनिजों के नाम। मैंने लिखा जिप्सम, तांबड़ा, जर्मेनियम, फेल्सपार, फायर क्ले, बॉल क्ले, डोलोमाइट आदि। अब मुझे इसमें से 2 में से 1.5 नंबर मिले जो काफ़ी अच्छे नंबर है। फिर था उल्का झीलें क्या है। हालांकि मैंने ये पढ़ा नहीं था, फिर भी मैंने कुछ अंदाज लगाया और मैंने लिखा कुछ। देखिए, उल्का पिंडों के पृथ्वी पर गिरने से निर्मित गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से निर्मित झीलें, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र। इसमें मुझे 1.5 नंबर मिला। फिर एक क्वेश्चन था कि अधिकेंद्र क्या है, एपिसेंटर क्या है, जहाँ से भूकंप की तरंगें महसूस की जाती है। ये गलत मैंने लिखा था। यह भूकंप उत्पत्ति केंद्र के समकोण पर स्थित होता है। यह पृथ्वी के निकट की स्थित बिंदु है। मुझे आधा नंबर मिला। मतलब आप कुछ लिखोगे तो कुछ न कुछ मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ज्योग्राफी सेक्शन था, हिस्ट्री सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, वो सारे सेक्शन मैं एक एक करके अपलोड करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।